अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमारा इस वक्त पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी तलबा हैं उनकी उर्दू की लिखाई अच्छी नहीं होती। पहले एक वक्त होता था कि तख्तियाँ लिखवाई जाती थीं, तरतीब बताई जाती थी, ये बताया जाता था कि किस हर्फ को कहाँ तक रखना है, लाइन में कैसे रखना है, लाइन से नीचे कौन से हरूफ जा सकते हैं, दायरे किस तरह बनाने हैं, ये सब समझाया जाता था। मगर अब ये बहुत मुश्किल हो गया है। अब छोटे बच्चों की जब बुनियाद नहीं होती तो मुस्तकिल वो एक ख़राब राइटिंग उनको हर क्लास में उनकी मार्क्स एवरेज कम करती रहती है। ख़ास तौर पे बोर्ड की क्लासेस में नवम और दहम का इम्तिहान हो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हो, तो हैंड राइटिंग का बड़ा मसला होता है, लिखाई ठीक नहीं होती। ये चंद बातें हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इनको फॉलो कर लिया जाए, थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस कर ली जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। चाहे वो 1 क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, अगर आपकी उर्दू की राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपके पेपर की मार्किंग अच्छी कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि पेपर चेक करते हुए बच्चे की राइटिंग और उसकी प्रेजेंटेशन पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया जाता है। तो आइए उन चंद गलतियों को देखें जो अक्सर हम करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, और जो चंद हरूफ हैं उनको लाइन पर किस तरह लिखना है वो अगर आप जहन में रख लें तो आपको कभी भी ख़ताती का कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले ये याद रखें कि आप जब लिख रहे हैं तो उसकी इब्तदा सीखना चाह रहे हैं तो उसकी इब्तदा पहले तो कलम से की जाती थी और उस पर कट लगाया जाता था। आजकल नए ज़माने के लिहाज से बोर्ड मार्कर भी कट में अवेलेबल होते हैं जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और इसी तरह बच्चों के लिए भी कट मार्कर मिल जाता है। सबसे बड़ा मसला भी कट मार्कर को इस्तेमाल कैसे किया जाए। बच्चों को कलम या कट मार्कर पकड़ना ही नहीं आता। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कट मार्कर को या उर्दू लिखने के लिए कलम को किस तरह पकड़ना चाहिए और किस तरह उसकी प्रैक्टिस की इब्तदा करनी चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि ये जो कट मार्कर होता है ये थोड़ा सा ऊपर वाली जो सतह होती है ये बाहर को निकली होती है और जो नीचे वाली सतह है वो अंदर को होती है। इंग्लिश में तो हम स्ट्रेट पेन पकड़ सकते हैं, लेकिन उर्दू में इस तरह पेन पकड़ने से आपकी कट राइटिंग कभी भी नहीं आ सकती। तो आपको थोड़ा सा जाविया इस तरह का रखना पड़ता है। जो नोक बाहर निकली हुई है वो ऊपर को रहनी चाहिए, जो अंदर है वो नीचे रहनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी एक पेज पर आप इसको पकड़ के एस की शेप में इस तरह की लाइंस लगाएंगे। एस की शेप में इस तरह की लाइंस, ये एक आध पेज पर प्रैक्टिस करने से ये कट मार्कर को पकड़ने का तरीका आपको आ जाएगा, ये आपके हाथ में एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह की लाइंस लगानी है आपने कट की शेप में। सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि नेक्स्ट पेज पर आपने इसको निचले हिस्से को उठाना है, कहीं और कहीं नहीं उठाना। ये देखें, निचले हिस्से को जब उठाएंगे तो नोक बन जाती है और जब नहीं उठाते तो ये पूरी तरह लिखा जाता है। ये जब निचला हिस्सा उठाया जाता है तो अंगूठा काम करता है। इस अंगूठे से आप मोड़ेंगे तो निचला हिस्सा उठ जाएगा, और जब आप इस अंगूठे को नीचे कर लेंगे तो फिर पूरा लिखा जाएगा। तो 1-2 पेज पर ऐसे प्रैक्टिस करने से कट मार्कर आपके हाथ में एडजस्ट हो जाता है। तो देखें तलबा, आप थोड़ी सी अगर मश्क कर लेंगे जो आज आपको समझाया जा रहा है तो आप आगे जहाँ तक भी उर्दू पढ़ेंगे
तो लिखने का मसला नहीं होगा। ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि हम कुछ हुरूफ को खामखाही हमने गलत लिखना शुरू कर दिया और आदत बना ली है। अगर उनको ठीक कर लिया जाए तो सारी राइटिंग ठीक हो जाएगी। सिर्फ चंद बातें आप जहन में रख लें, उसके बाद आपकी राइटिंग मुकम्मल तौर पर बेहतरीन हो जाएगी। सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो बे लिखा जाता है, बे, ते, से, वह इस तरह मोड़ के लिखते हैं। ये मैं जो गलत हैं वो यहाँ लिखूँगा और इनको ठीक कैसे लिखना है वो मैं यहाँ आपको बताऊँगा। आप इस बे वगैरह को देखें, लाइन पे यहाँ पे ले आके एडजस्ट करें, जहाँ रोकें वहीं ऊपर कर दें, तो आपकी ये राइटिंग, ये मसला बे और ते और से और टे वगैरह का हल हो जाएगा। जहाँ कलम रुके, ये कलम रुका, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर करना है। जितना स्ट्रेट ऊपर करेंगे उतना ही ये बेहतर लगेगा। सेकंड ये है जो हमारे यहाँ मसला होता है कि जो हुरूफ ये लिखे जाते हैं जीम वगैरह के, इनको हम बेढंगा लिखते हैं। कोई तरतीब नहीं होती, कोई दायरा इसका ठीक नहीं होता, इसको कितना लाइन के ऊपर लिखना है, कितना लाइन के नीचे लिखना है, ये भी पता नहीं होता। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको आधा लाइन के ऊपर लिखें और आधा लाइन से नीचे जाने दें। इनको हम हाफ सर्कल हुरूफ भी कह सकते हैं। और जिनका छोटा सा दायरा बनता है, आधा दायरा बनता है, ऐसे हुरूफ के लिखने का अंदाज एक जैसा ही रहता है। ये देखें, ये सीन आपने लिखा, ये हम लंबा कर जाते हैं। अगर इसी दायरे को छोटा किया जाए और आधा लाइन से नीचे आने दें और ऊपर ले जाएं, और कोई भी हर्फ जो इससे मिलता जुलता है, जैसे लाम है, जैसे नून है, ये कोई भी हर्फ, जैसे जैसे आप इसको दायरे को छोटा करते जाएंगे और इसकी गोलाई ठीक करते जाएंगे, आपके हुरूफ ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। और आधी राइटिंग तो इसी से दुरुस्त हो जाती है जब ये दायरे ठीक हो जाएं। हमें ये पता ही नहीं है कि इनको साइज़ कितना देना है, और हमें ये पता ही नहीं है कि हमने इनको बढ़ाना नहीं है बहुत ज़्यादा। जितना आप बढ़ाते जाएंगे, इसको जितना बड़ा करते जाएंगे दायरे को, उतना ही बुरा होगा। जितना इसको महदूद करेंगे उतना ही ये अच्छा लिखा जाएगा। तीसरी गलती जो हम अमूमी तौर पे करते हैं वो ये होती है कि दाल और रे के हर्फ को हम अक्सर लाइन से नीचे ले जाते हैं, यूं इस तरह का एंगल बनाते हैं। ये वाला, ये बिल्कुल ही गलत है। आप दाल और रे को लाइन के ऊपर ही एडजस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर इसको लाइन के नीचे ले जाएंगे तो ये कभी भी दुरुस्त नहीं लगेगा। हाँ, बाज़ औक़ात इसकी कंडीशन यूँ हो जाती है जैसे हर लफ्ज़ लिखा है थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा एंगल इस तरह ले जाना हर लफ्ज़ में, तो राइटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। कोशिश करें कि इसको लाइन पे एडजस्ट करें। जैसे आपने लफ्ज़ लिखा है कर, ये नर, ये लाइन से जब नीचे जाएगा तो राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। एक और अमूमी गलती हम करते हैं कि जो ये छोटी ये लिखी जाती है ना, इसका कोई साइज़ हमने मुकर्रर नहीं किया हुआ। ये इसको कैसे लिखना है आप एक नज़र देख लें। इसको पहले सीखने के लिए सिर्फ 3 हिस्सों में इस हर्फ को डिवाइड कर लें। ये इसको नीचे दायरे की शक्ल में लें, फिर इसको स्ट्रेट ऊपर ले जाएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी ये भी ठीक हो सकती है। अच्छा, एक और गलती जो हम अमूमी तौर पे करते हैं वो है ये से और के अल्फाज इस तरह के, यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे और इतना ही नीचे रखेंगे। ये बिल्कुल तरीक़ेकार गलत है। आपने जो भी ये के बड़ी ये के हुरूफ आएँ उनको आपने लाइन पे यहाँ पे तवील कर देना ऊपर की निस्बत। ये शोशे बनाए, उसके बाद से ये ने, जितना आप इसको लाइन पे एडजस्ट करेंगे उतना ही ये अच्छा लगेगा। ये चंद बातें। एक बे जहाँ पे वो आए रुके कलम स्टॉप हो ऊपर कर दें तो आपकी बे एडजस्ट हो गई, बे के साथ के हुरूफ सारे एडजस्ट हो गए। इसी तरह दायरे वाले जो हुरूफ हैं वो भी अगर दायरा छोटा रखें और गोलाई ठीक करें और आधा लाइन से नीचे जाने दें तो ये मसला भी हल हो जाएगा।
रे और दाल को नीचे बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि वो लफ्ज़ इस तरह लिखें कि वो लाइन पे आके ख़त्म हो, तो फिर आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। उसके बाद छोटी ए को एक तो छोटा दायरा बनाना है, और दूसरी बात यह है कि इसके दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप बढ़ाते जाएंगे ये और ज़्यादा बुरा लगेगा। बड़ी ए का भी देख लिया। एक सबसे बड़ी गलती जो मीम लिखा जाता है हमारे यहाँ, वो इस तरह लिखा जाता है, ये या तो यहीं बच्चे मोड़ देते हैं या इस सूरत में लिखते हैं, दोनों गलत हैं। मीम का बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप इसको नुक्ते को डबल टच करें, नीचे ले आएँ फिर ऊपर, फिर इसको लेफ़्ट पे टच करते हुए ले आके अब नीचे ले जाएं, और कोशिश करें कि स्ट्रेट नीचे हो। जितना ये स्ट्रेट नीचे होगा उतना ही ये बेहतरीन लगेगा। अब मीम अगर लफ्ज़ के दरमियान में, तो इस तरह लिखने से बड़ी आसानी होती है। जैसा मोहम्मद लिख रहे हैं ना, ये देखें, ये टच करके फिर हे बनाएं, फिर इस तरह टच, तो बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लिखा जाता है। अगर इस तरह के तरीके से ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी ये लफ्ज़ ठीक नहीं लिखा जाएगा। तो ये चंद बातें हैं, अगर आप थोड़ी सी बैठ के प्रैक्टिस कर लें। कट मार्कर से सीखने का क्या फ़ायदा होता है? लिखना तो आपने पेन से है और स्पीड में लिखना है। ख़ास तौर पे जो मैट्रिक और एफएससी के तलबा हैं उन्हें मटेरियल ज़्यादा लिखना है और स्पीड में लिखना है, तो वो कट मार्कर से क्यों सीखें? क्योंकि हमने पेपर की प्रेजेंटेशन बनानी है। अगर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो कभी भी आपका पेपर अच्छे मार्क्स नहीं देगा। याद रखिएगा कि बोर्ड में अच्छा एग्रीगेट देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। एफएससी लेवल पे जितना अच्छा एग्रीगेट आप बनाना चाह रहे हैं तो उतना ज़्यादा आपको उर्दू में राइटिंग पर भी मेहनत करना होगी। ज़ाहिर है प्रैक्टिस तो होगी, लेकिन राइटिंग की इन चंद बातों से, चाहे वो क्लास 1 का स्टूडेंट हो, चाहे वो एफएससी लेवल का स्टूडेंट हो, इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी बैठ के कर लें और एक आध पेज पर इन बातों को मद्देनज़र रखें, तो मेरे ख्याल में आपकी आधी राइटिंग ठीक हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चों का मसला ये होता है कि वो बड़े बड़े अल्फाज लिखते हैं। वो कहते हैं जी हम कोशिश भी करते हैं लेकिन लफ्ज़ हमसे छोटे नहीं हो पाते, तो हम क्या करें? उसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो 2 लाइन्स हैं, जो किसी भी पेज पर लाइंस होती हैं, लाइंस में आपने क्या करना है कि आपने 2 से 3 पेज इस तरह लिखने हैं कि लाइन के दरमियान लिखें, और ये कोशिश करनी है कि कोई भी लफ्ज़ निचली लाइन को और ऊपर की लाइन को टच ना करे। फिलहाल आप प्रैक्टिस करें, कोई भी लफ्ज़ निचली लाइन को और ऊपर की लाइन को टच ना करें। 2 से 3 पेज कोई आप बुक निकाल लें उर्दू की और लिखना शुरू कर दें। जो ही आप इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल कर लेंगे, आपके लफ्ज़ तवाज़ुन में आ जाएंगे। वो जो बड़े बड़े अल्फाज लिखे जाते हैं वो अब अल्फाज बड़े नहीं रहेंगे बल्कि बैलेंस हो जाएंगे, अब तवाज़ुन में आ जाएंगे, बहुत बड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस कर। अब हमेशा ऐसा नहीं करना, हमेशा नहीं करना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि जिनके लफ्ज़ बड़े बड़े हैं और वो बुरे लगते हैं, बुरे अल्फाज वो बुरे लग रहे होते हैं, बड़े बड़े अल्फाज होते हैं, आपको देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें जी हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। इन बातों को भी मद्देनज़र रखें। साथ अगर किसी के लफ्ज़ बड़े बड़े हैं तो उनको भी मद्देनज़र रखें, और उसके लिए एक प्रैक्टिस कर लें कि 2 लाइन्स के दरमियान में लिखें ताकि आपके लफ्ज़ एक तवाज़ुन में आ जाए। हाँ, अलबत्ता कहीं कहीं पे मीम आपसे नीचे लाइन को टच हो जाएगा, मजबूरी है, और कोई हर्फ आपका ऊपर की लाइन को और नीचे की लाइन को टच ना करने पाए तो आपकी राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। देखें, हमें अच्छा एग्रीगेट बनाना है, किसी भी क्लास में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको हर सब्जेक्ट पे मेहनत करना पड़ती है। उर्दू में भी अगर थोड़ी सी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो उम्मीद काफ़ी है कि आपका हर क्लास में एग्रीगेट अच्छा बनेगा। मेडिकल के स्टूडेंट हों, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, या किसी ने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि आपके उर्दू में कितने मार्क्स हैं और साइंसेज में कितने मार्क्स हैं, बल्कि ये पूछा जाता है कि आपका एग्रीगेट क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है। साइंसेज में मसला ये होता है कि हर बच्चा मेहनत कर रहा है,
पूरा साल वो मेहनत करेगा, पूरा साल वो कोशिश करेगा, वो उसकी एकेडमी रखेगा, उसकी ट्यूशन पढ़ेगा, उसके बावजूद वहाँ पे उसकी इम्प्रूवमेंट कंपैरेटिवली आर्ट्स से कम हो सकती है, क्योंकि आर्ट्स पर मेहनत कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, और लेकिन एग्रीगेट आपका आर्ट्स बनाती है। साइंसेज में तो सारे मेहनत करते हैं, कौन है जो साइंसेज में मेहनत नहीं करता? कौन है जो इसकी कोशिश नहीं करता, जो पास नहीं करना चाहता, जो अच्छे नंबर नहीं लेना चाहता, जो बहुत ज़्यादा तगोदो नहीं करता? सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स को इग्नोर करने से बाद औक़ात आपका एग्रीगेट गिर जाता है। इसलिए ये कोई बच्चों वाली बातें नहीं है, या बच्चों के लिए क्लास नहीं हो रही, ये सबके लिए ही इक्वली बराबर का फ़ायदा दे जाएगी ये बात कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप देखें कि आप किसी भी पेज से एक पैराग्राफ उतार के लिखें, उसके बाद आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी राइटिंग बुरी नहीं लग रही, कम अज़ कम इतनी ही बेहतर लग रही है कि बोर्ड में ये लिखने से आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप कितना ही अच्छा लिख लें बोर्ड में, आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। तो कोशिश कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये सिर्फ मेरे समझा देने से बात मुकम्मल नहीं है। अगर आप अभी बैठकर थोड़ी देर के लिए इस प्रैक्टिस को, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जिस तरह मैंने समझाया है, कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हैं, वैसे भी लिख लिख के याद करने से आर्ट्स के लिए बेहतर होता है कि आप उसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।